गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के पहले और किसी लिस्टेड कंपनी में ओपन ऑफर देने के पहले वी मस्ट मेक श्योर दैट द बैंक अकाउंट इज एडिक्वेटली फंडेड। अदरवाइज गर्लफ्रेंड के घर वालों के रिजेक्शन का और ओपन ऑफर में सेबी की पेनल्टी का खतरा बना हुआ रहता है। सो वी हैव मेट फॉर रेगुलेशन 17। हम लोग आज फंडामेंटली और सेबी SAST रेगुलेशंस का रेगुलेशन 17 पढ़ने के लिए मिले हैं। And Regulation 17 provides for the escrow account. All the provisions which are related to escrow account have been provided for in Regulation 17. Now, what we'll do is I'll just give you the brief, outlook on what Regulation 17 is about. So, अगर हम लोग Regulation 17 की बात करें तो basically there are three sub-regulations. Regulation 17, Sub-Regulation 1, Sub-Regulation 2, Sub-Regulation 3. Now, Regulation 17, Sub-Regulation 1, it provides for two things. One, escrow account में कब और कितना पैसा डालना पड़ेगा. Further, अब यार किस्मत और शेयर का भाव कब बदल जाए यू नेवर नो. 7 दिन पहले इंडिया में लिकर का सेल अलाउड नहीं था. गवर्नमेंट ने लिकर का सेल अलाउ कर दिया. नेक्स्ट डे द मार्केट्स ओपन, यूनाइटेड स्पिरिट्स वाज अप 3%. और फिर लोगों ने इतनी खुशियां करी थी कि गवर्नमेंट हैड टू कम अप एंड उन्होंने 70% की फी लगा दी लिकर सेल पे. टैक्स लगा दिया 70% का. एंड द नेक्स्ट डे यूनाइटेड स्पिरिट्स वाज डाउन 15-20%. 550 का भाव चल रहा था, नेक्स्ट डे वाज 480. So the share price keeps on changing. Every new regulation, every new information can change the share price. सो सब रेगुलेशन 2 इसी बारे में है कि अगर हम लोग ओपन ऑफर कर रहे हैं और अगर हमने ओपन ऑफर में जो प्राइस डिसाइड किया था कि जिस प्राइस पे हम लोग ओपन ऑफर दिया था, जिस प्राइस पे हमने, अगर हमने वो ओपन ऑफर प्राइस को रिवाइज किया, नेचुरली यार एज एन एक्वायरर अगर मैंने कोई लिस्टेड कंपनी के एक्विजिशन के लिए ऑफर दिया है एंड इफ समथिंग हैपेंस इन द मार्केट एंड द स्टॉक प्राइस गोज अप, मुझे भी मेरा ऑफर प्राइस रिवाइज करना पड़ेगा. वरना अगर ओपन मार्केट में शेयर का भाव ज्यादा चल रहा है और मेरा भाव कम है तो मुझे टेक ओवर ऑफर में कोई टेंडर नहीं करेगा शेयर्स. तो सब रेगुलेशन 2 प्रोवाइड्स कि व्हाट इफ वी हैव टू रिवाइज द शेयर प्राइस. तो रिवाइज करेंगे अगर हम ऑफर प्राइस तो क्या होगा. दैट इज व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन सब रेगुलेशन 2. नेचुरली विल सी इन डिटेल व्हाट हैज बीन रिटन हियर. तो फंडामेंटली अगर हम लोग रिवाइज करते हैं ऑफर प्राइस को तो क्या हम लोग को एस्क्रो अकाउंट में रिवाइज्ड प्राइस के हिसाब से पैसा डालना पड़ेगा या हम लोग जो हमने पहले ही ओपन ऑफर का भाव रखा था उस हिसाब से लाना पड़ेगा. We'll see in detail. Now सब रेगुलेशन 3 इट प्रोवाइड्स कि क्या ये जरूरी है कि हम सिर्फ कैश लेके आए या फिर कोई दूसरे ऑप्शंस भी हैं. क्या हम लोग बैंक गारंटी भी फर्निश कर सकते हैं या हम लोग शेयर्स भी ट्रांसफरेबल शेयर्स भी हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं स्टॉक में. विल दैट डू? सो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन सब रेगुलेशन 3. सो बेसिकली यार Regulation 17 has got 3 sub-regulations. Sub-regulation 1, कब और कितना पैसा इसका अकाउंट में लाना है. Second, what if we revise the offer price? क्या हमें रिवाइज प्राइस के हिसाब से पूरे escrow में फंडिंग करनी पड़ेगी. Sub-regulation 3, क्या सिर्फ कैश जमा कर सकते हैं हम लोग या कुछ और भी पॉसिबिलिटीज है. सो यार रेगुलेशन 17 की अगर हम बात करें ना तो जब 2011 में नया कोड बनाया जा रहा था, जब 2011 में सेबी ने टेक ओवर रिकमेंडेशन अमेंडमेंट कमेटी बनाई थी which is fondly referred as TRAC also. So TRAC had come up and it had given some rationales of why takeover code is required or why SEBI SAST regulations are required. Naturally one of the reason was investors protection. अगर कोई listed company है और किसी listed company में substantial stake या control कोई एक्वायरर ले रहा है और द प्रमोटर्स आर चेंजिंग. So as an investor, I'll not be comfortable if every day the promoters keeps on changing. Or say suppose if I invest in Tata Steel, I invest because I know the promoters Tata Sons. They have enough capital to cough up and make sure that things are all right. So if I have invested in Tata Steel, naturally, for that matter, any company if I'm investing, I'll see who the promoter is. So one rationale was कि अगर promoter बदल रहा है तो टारगेट कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एग्जिट करने की. सो द एग्जिट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू द इन्वेस्टर्स और द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी. दैट इज द रीजन वी हैव मेड, दैट इज द रीजन वी सी रेगुलेशन 3, 4, 5 एंड 6 व्हिच इज अबाउट मैंडेटरी ओपन ऑफर्स और वॉलंटरी ओपन ऑफर्स. इसीलिए तो हम लोग ओपन ऑफर्स पढ़ रहे होते हैं ना.
So one more reason in the 2011 rationals which track had given was, if any acquirer is coming to acquire the shares, adequate financial arrangements must be made by the acquirer, so that अगर वो सही में open offer दे रहा है और सही में अगर open offer में shares tender हो गए, तो acquirer must be able to fulfill its obligations. So acquirer के पास enough पैसा होना चाहिए, enough capital होना चाहिए ताकि वो इस open offer को वो कंप्लीट भी कर पाए अगर लोगों ने सही में अपने शेयर्स टेंडर कर दिए तो. So that is what basic, I'm just trying to give you overview of regulation 17. We are getting into details, wait for some time. हम लोग जा रहे हैं डिटेल में देख रहे हैं, but this is why we have regulation 17. So regulation 17 सब regulation 1 कवर कितना पैसा इसका अकाउंट में लाना है. रेगुलेशन 72 अगर हमने प्राइस को रिवाइज किया तो क्या हमें एडिशनल पैसा लाना पड़ेगा. रेगुलेशन 3 क्या सिर्फ कैश ला सकते हैं या फिर बैंक गारंटी भी फर्निश की जा सकती है, या हम लोग एस्क्रो अकाउंट में शेयर्स भी डिपॉजिट कर सकते हैं सिक्योरिटी. ओके, सो बेसिकली रेगुलेशन 17 और for that matter escrow account is just testimony to the fact that whosoever the acquirer is coming up with deep pockets and will be able to meet the obligations under the code. So that is what has been provided for regulation 17. All the provisions which are related to escrow account about takeover of any listed company in India have been provided for in regulation 17. Now what we'll do is one by one we'll see what has been provided for in each regulation. Regulation 17 1 में क्या दिया हुआ है, फिर रेगुलेशन 72 में डिटेल में हम लोग जाते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या होगा. वील सी वन विद द हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन, एंड नेचुरली सब रेगुलेशन 3 भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे. एंड वंस वी हैव डन दैट वील सी द एंटायर ओपन ऑफर प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगा हम लोग वो देखना स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग टू डिटेल ऑफ व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन रेगुलेशन 17. सो रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली मैंने आपको बताया था इसमें ये लिखा हुआ है कि कितना पैसा लाना है और कब लाना है. सो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट लाना पड़ेगा इसको अकाउंट में. सो अगर हम उसकी बात करें तो फंडामेंटली ना दो चीज़ें हो सकती है यार, या तो हमने नॉर्मल ओपन ऑफर दिया हुआ है या हमने कंडीशनल ऑफर दिया हुआ है. आपको पता है कि कंडीशनल ऑफर भी देना एक ऑप्शन होता है हमारे पास. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1. सो रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 में मेंशन्ड है कि कितना अमाउंट लाना पड़ेगा. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड फॉर अ वाइल एंड अंडरस्टैंड. नाउ हमारा जो भी ऑफर साइज है, से सपोज हम जो भी हमारा ऑफर साइज है तो हमको एग्जैक्ट पैसा कितना लाना पड़ेगा. सो अगर हम लोग रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 की बात करें तो ऐसे केस में जो भी ऑफर साइज का हमारा अमाउंट होगा उसका इनिशियल 500 करोड़ रुपए का हम लोग को 25% लाना पड़ेगा, और जो बैलेंस अमाउंट होगा ऑफर का उसका 10%. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. So you might remember, very interesting takeover happened. अगर हम लोग बात करें कि Larsen & Toubro की बात करते हैं. अब Larsen & Toubro it acquired Mindtree. It was a very interesting case. You will fondly remember, VG Siddhartha, late Siddhartha ji, जो CCD के founder थे. He had agreed to sell his stake in Mindtree Technologies to Larsen & Toubro. और उसी के चलते एक ओपन ऑफर ट्रिगर होने वाला था, तो लार्सन एंड टूब्रो को ओपन ऑफर देना पड़ा था माइंडट्री के लिए. सो दे वर रियली विलिंग टू एक्वायर माइंडट्री. एंड जो ओपन ऑफर था उसका तकरीबन जो साइज था वो 5,000 करोड़ का था. इट वॉज 5,030 करोड़ और 5,300 करोड़ समथिंग. फॉर द ग्रेविटी ऑफ द कन्वर्सेशन व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन one for the just for the illustration I have taken 5,000 crores. So suppose अगर 5,000 करोड़ रुपए का एक्विजिशन है या 5,000 करोड़ रुपए का हमने ऑफर दिया हुआ है, हमारा टोटल जो एक्विजिशन है वो 5,000 करोड़ के आसपास का है, तो ऐसे केस में हम लोग को कितना पैसा लाना पड़ेगा. ऐसे इंस्टेंसेस पे हम लोग को एस्क्रो अकाउंट में कितना फंडिंग करनी पड़ेगी.
सो 5,000 करोड़ का जो इनिशियल 500 करोड़ है, उस इनिशियल आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मिनट, आई थिंक, या just a minute, I'll have to change the marker, I think, just a minute. I think it's fine now. So अगर 5,000 करोड़ का एक्विजिशन है और 5,000 करोड़ के एक्विजिशन में हम लोगों को कितना फंडिंग लाना पड़ेगा, कितना पैसा लाना पड़ेगा, तो जो 5,000 करोड़ रुपए है टोटल हमारा एक्विजिशन का अमाउंट आ रहा है, या हमारा टोटल जितना हम लोग एक्वायर करना चाह रहे हैं उसका अमाउंट अगर 5,000 करोड़ आ रहा है, तो हमको उसके इनिशियल 500 करोड़ का, मतलब ये जो 5,000 करोड़ का इनिशियल 500 करोड़ है, इसका हमको लाना पड़ेगा 25%, विच कम्स टू 125 करोड़। सो हम लोग को 125 करोड़ रुपए ये लाने पड़ेंगे, प्लस जो बैलेंस अमाउंट है 5,000 करोड़ में इनिशियल 500 करोड़ अगर हमने छोड़ दिया तो जो बैलेंस अमाउंट होता है वो होता है तकरीबन 4,500 करोड़ का। तो जो ये 450, ये जो 4,500 करोड़ है, इसका हमको कितना लाना पड़ेगा, 10%। तो 125 करोड़ ये प्लस 450 करोड़, सो टोटल हम लोग का जो अमाउंट होगा वो होगा 575 करोड़। सो दैट इज व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द रेगुलेशंस। वन मोर टाइम, just focus one more time, we'll do it, okay? So there's no need to go back again to the video and to revise it, just focus again. अगर हम लोग कोई भी ओपन ऑफर दे रहे होते हैं तो जो भी ओपन ऑफर का टोटल साइज होगा, उस टोटल साइज में इनिशियल 500 करोड़ का 25% हम लोग को बैंक अकाउंट में पैसा लाना पड़ेगा, प्लस जो बैलेंस अमाउंट होगा उस बैलेंस अमाउंट का 10%। इंटेंशन क्या है इसको अकाउंट का? ये इंटेंशन है ना कि हमें श्योरिटी मिल जाए कि एक्वायरर सीरियस है, एक्वायरर के पास पैसे हैं और वो ये ओपन ऑफर सीरियसली दे रहा है। ये इंटेंशन है ना इसको अकाउंट का। दैट इज द रीजन ऐसे परसेंटेजेस लाए गए हैं। वन मोर टाइम, जस्ट फोकस ऑन दिस इलस्ट्रेशन। लार्सन एंड टूब्रो, मैं फिर से स्टोरी रिपीट करता हूँ, यू मस्ट नो दिस स्टोरी, ओके? इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेकओवर्स यू एवर कम अक्रॉस। अब लार्सन एंड टूब्रो ने बेसिकली अपना एक इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स का बिजनेस बेचा था, जिसकी वजह से उनके पास तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की कैश आई थी। तो लार्सन एंड टूब्रो ने सोचा कि ठीक है, वी विल यूटिलाइज दिस 10,000 करोड़ और उसमें से 10,000 12,000 करोड़ रुपए तो बायबैक के लिए यूटिलाइज करेंगे। एंड इन द हिस्ट्री समथिंग दैट नेवर हैपेंड इन दिस केस। सेबी केम अप एंड सेड वी विल नॉट अलाउ लार्सन एंड टूब्रो टू बायबैक, सिंस उनका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम था। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो की एक सब्सिडियरी है जो NBFC है, जिसकी वजह से अभी बाईबैक के रूल्स में चेंजेस आ गए हैं। तो एक्चुअली सेबी डिड नॉट अलाउ लार्सन एंड टूब्रो टू बाईबैक। अब लार्सन एंड टूब्रो के पास इतनी कैश फाइल थी तो क्या करे। सो इट थॉट, अब लार्सन एंड टूब्रो का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डिवीजन है, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग माइंडट्री को एक्वायरी कर लें। So that is what happened in this interesting case. So अगर 5,000 करोड़ का एक्विजिशन था तो वो 5,000 करोड़ का इनिशियल 500 करोड़ का 25%, which comes to around 125 करोड़। फर्दर जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है 4,500 करोड़, उसका 10% हमको लाना पड़ेगा। सो 125 करोड़ प्लस 450 करोड़ which comes to 575 करोड़। तो हम लोग डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट लेकर आए, उसके पहले हम लोग को 575 करोड़ रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी एस्क्रो अकाउंट में। दैट इज व्हाट हैज टू बी डन। आई एम वेरी श्योर यू हैव अंडरस्टूड। आई एम रिपीटिंग फॉर द थर्ड टाइम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो भी ओपन ऑफर का साइज होगा, जो भी साइज होगा, उसमें जो इनिशियल 500 करोड़ रुपए है उसका 25%, जो बैलेंस है 500 करोड़ के ऊपर का जो अमाउंट है उसका 10%, ये हम लोग को एस्क्रो अकाउंट में फंडिंग करनी पड़ेगी। इट मे ऑल्सो हैपन कि हम लोगों को ये भी हो सकता है कि हम लोग कंडीशनल ऑफर दे रहे हैं। अगर ये कंडीशनल ऑफर है, इट हैपन्स क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स कि कोई कंडीशनल ऑफर दे दे। यू माइट अंडरस्टैंड, यू माइट नो व्हाट कंडीशनल ऑफर इज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन क्लास। तो बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे एक्वायरर बहुत क्लियर होता है कि उसको कम से कम कितना स्टेक चाहिए। ही इज़ वेरी श्योर कि उसको कम से कम कितना स्टेक चाहिए। तो
ऐसे इंस्टेंसेस में अगर उसको श्योरिटी चाहिए कि वो कम से कम उतना स्टेक मिलेगा तो ही वो एक्वायर करेगा, वरना वो एक्वायर ही नहीं करेगा, ऐसे इंस्टेंसेस पे द एक्वायरर कैन एक्चुअली कम अप विद व्हाट, द कंडीशनल ऑफर. So the acquirer is coming up with a conditional offer. In that case, escrow account में कितना पैसा लाना पड़ेगा? Now, अब कंडीशनल ऑफर में क्या होता है कि एक्वायरर बता देता है कि यार देख, मुझे सेबी के रूल्स के हिसाब से तो 26% का ऑफर साइज लेकर आना है, लेकिन अगर मैं 26% का ऑफर साइज रखता हूँ और सामने से मुझे टेंडर 1% शेयर होते हैं, तो आई एम नॉट ऑल राइट विद दैट. चाहिए तो पूरा चाहिए, या तो चाहिए तो पूरा कंट्रोल चाहिए, तो चाहिए ही नहीं. नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? So I may propose a girl or propose a lady saying that, okay, I am willing to marry you. And if she says no, she is just willing to be a friend, I might not be okay with that. So मैं सीधे सीधे बोल दूंगा, ठीक है, no, I've got a lot of friends. Either, you know, let's go out and let's be together, or, you know, ऐसा मान लेंगे कि हम कभी मिलेंगे. तो वैसे ही अगर हम एक्वायर करने की सोच रहे हैं, वो किसी कंपनी में हमें सब्सटैंशियल स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए, तो हो सकता है मैं बोलूं कि मुझे मिनिमम, कम से कम मैं ऑफर साइज 26% ही रख रहा हूं, क्योंकि मुझे रखना पड़ेगा, रेगुलेशन है. लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि ठीक है, मैं ऑफर साइज 26% रखूंगा, लेकिन अगर मुझे 10% नहीं मिला, मुझे 10% से एक भी, अगर मुझे 10% चाहिए है और कंट्रोल के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे 10 से एक भी कम मिला तो मैं एक भी नहीं खरीदूंगा. सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द कंडीशनल ऑफर्स, राइट? सो इन दैट केस अगर कंडीशनल ऑफर है, तो कंडीशनल ऑफर के केस में हमको कितना पैसा लाना पड़ेगा इसको अकाउंट में? नाउ इन कंडीशनल ऑफर्स, या तो मुझे मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का 100%, कम से कम मुझे जितना चाहिए उसका 100% मुझे लाना पड़ेगा, या मेरा जो टोटल ऑफर साइज होगा उसका 50%, विच एवर इज मोर, दैट अमाउंट आई हैव टू ब्रिंग इन. फॉर let's see one illustration. Okay, I hope that's very I hope that's visible, that's clear. So suppose एक कंपनी है, उसकी ओवरऑल वैल्यूएशन है से सपोज 10,000 करोड़. अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन है 10,000 करोड़, या जिस भाव पे हम एक्वायर करने की सोच रहे हैं, एटलीस्ट उस भाव के हिसाब से देखें तो अगर वो कंपनी की वैल्यूएशन आ रही है 10,000 करोड़, टोटल वैल्यूएशन, पूरे कंपनी के सारे शेयर्स का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ आ रहा है. अब अगर मुझे ऑफर देना है, तो ओपन ऑफर देना है, तो ऑफर साइज तो 26% रखनी पड़ती है. तो वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो तो मेरे हाथ में नहीं है जी. वो तो मतलब अब बाजारों में हो, तो अब हिंदुस्तान में सेबी है भाई, रेगुलेटर, द नोडल बॉडी इज सेबी. You know, at least post 1992 we do what SEBI says. The regulation of SEBI, you know, the SEC regulations provide that 26% has to be the offer size. अब अगर 26% की हम बात करें, तो मुझे अगर इस कंपनी का 26% एक्वायर करना है, तो वो अमाउंट कितना आएगा? 2600 करोड़. तो मेरा अगर टोटल ऑफर 26% का है, तो वो अमाउंट कितना आएगा? 2600 करोड़. लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं ऑफर तो 26% का दे रहा हूं, लेकिन मुझे कम से कम 10% चाहिए, और अगर 10% नहीं आया तो मैं एक भी शेयर नहीं खरीदूंगा इस कंपनी का, तो मेरा मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 10%. अब अगर मुझे इस कंपनी का 10%, अगर मैं मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बोलता हूँ, तो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस 10% होने की वजह से जो वैल्यू आती है, जो अमाउंट आता है, वो आता है 1000 करोड़, है ना? तो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आ रहा है 1000 करोड़, टोटल ऑफर साइज आ रहा है 2600 करोड़. तो अब मुझे एस्क्रो अकाउंट में कितना लाना पड़ेगा? मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का 100%, या टोटल ऑफर साइज जो है मेरी यहां पे 26%, उसका 50%. इसका मतलब इस कंपनी के 10% स्टेक
मुझे कम से कम 10% चाहिए। अगर वो 10% स्टेक की बात करो तो मुझे 1000 करोड़ में मिलेगा। मुझे या तो वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का 100% विच इज 1000 करोड़ उतना एस्क्रो अकाउंट में लाना पड़ेगा, या जो टोटल ऑफर साइज है 26% की, जिसके लिए मुझे देना पड़ेगा 2600 करोड़, उसका 50%, दैट कम्स टू अराउंड, दैट कम्स टू 1300 करोड़। तो अगर ऐसा केस है, अगर ये फैक्ट्स होते, अगर ऐसा केस होता, तो मुझे 1000 करोड़ या 1300 करोड़, इस इन दोनों में से विच एवर इज मोर, मुझे वो पैसा लाना पड़ता। दैट मीन्स मुझे, अगर मैं कंडीशनल ऑफर दे रहा होता और अगर इस टाइप की वैल्यूएशन होती, तो मुझे 1300 करोड़ रुपए एस्क्रो में लाने पड़ते। यू अंडरस्टैंडिंग? सो लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिकैप। आई एम ट्राइंग कि बहुत शॉर्ट में, फिर से मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज होता हूँ, मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनो। बहुत बार हम लोग ज़बरदस्ती, बहुत बार हम लिख रहे होते हैं, हम दुनिया में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बिना लिखे समझ ले रहे होते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट लिसन टू मी। रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1, अगर ये नॉर्मल ओपन ऑफर है, नॉर्मल ओपन ऑफर के केस में हम लोगों को कितना पैसा एस्क्रो में लाना पड़ेगा? व्हाट आर द नंबर्स? इनिशियल 500 करोड़ का 25% प्लस जो 500 करोड़ के ऊपर का अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट का 10%, दैट वुड बी द अमाउंट जो मुझे इसको मिलाना पड़ेगा। अगर हम कंडीशनल ऑफर लेकर आ रहे होते हैं तो कंडीशनल ऑफर में या मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का 100%, या तो जो हमारा टोटल ऑफर साइज है उसका 50%, विच एवर इज मोर। ओके, सो दैट्स अबाउट रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1। हमें इतना पैसा लाना है, कब लाना है? डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देने के 2 वर्किंग डेज पहले। डोंट वरी अबाउट द प्रोसेस, वंस दिस रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 2 and 3 आर ओवर, I'll again write down the entire process, we again see the entire process। ठीक है, वो स्नैपशॉट है, 2-3 मिनट में वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि कम से कम अमाउंट कितना हम लोग को एस्क्रो में लाना पड़ेगा। नाउ व्हाट वील डू इज वील जस्ट गेट टू रेगुलेशन 17(2). नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर हम रेगुलेशन 17 से रेगुलेशन 2 की बात करें, यार ये तो रेगुलेशन सिर्फ तब ट्रिगर होता है अगर हमने किसी भी ओपन ऑफर में शेयर का प्राइस रिवाइज किया हो। जो भी हमारा पहले का ऑफर साइज था, अगर हमने उसको रिवाइज किया होगा सिर्फ तो ही ये ट्रिगर होगा, वरना ये ट्रिगर नहीं होगा। अब let me just I'll give you an example, okay? I'll try and explain this with one good example. So suppose अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सन फार्मास्यूटिकल्स है। अगर सन फार्मास्यूटिकल्स का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 450 फॉर दैट मैटर, मान लो सन फार्मास्यूटिकल्स अब इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। अगर सन फार्मा को एबॉट लेबोरेटरीज एक्वायर करना चाह रही है, अगर करंट भाव 450 है तो नेचुरली 450 के तो ऊपर ऑफर देना पड़ेगा, वरना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्यों, मतलब उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा अपने शेयर्स एबॉट लेबोरेटरीज को सेल करने का, है ना। तो अगर एबॉट लेबोरेटरीज 500 रुपये का ऑफर प्राइस रखती है कि ठीक है 450 करंट भाव है, हम 10% प्रीमियम पे कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। वैसे तो प्रीमियम 10% से और ऊपर जाता है, मतलब 10% तो बहुत नॉमिनल बात कर ली मैंने। तो सपोज एबॉट लेबोरेटरीज ने बोला कि ठीक है 450 का करंट भाव है, हम सन फार्मा को 500 रुपये पर शेयर प्राइस एक्वायर करने के लिए ओके हैं। नॉर्मल ऐसे अगर ऐसे हुआ तो मान लो ये न्यूज़ आई, ये ऑफर आया और 3 दिन बाद सन फार्मास्यूटिकल्स ने डिक्लेयर कर दिया कि 100% उनकी कोरोना की वैक्सीन बन गई है। अगर उनको एफडीए का या जो एडमिनिस्ट्रिंग बॉडी है, रेगुलेटर है, अगर कोविड-19 की वैक्सीन का सन फार्मा को अप्रूवल मिल गया, the moment this news will come out, naturally the stock price will go up, man. What, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर सर्किट तोड़ के ऊपर जाएगा, राइट। अब मान लो अगर ऐसा हो गया और सन फार्मा 450 का था और कोविड-19 की वैक्सीन मिलते साथ
सीधे 700 रुपये का हो गया, 650 रुपये का हो गया, 700-800 रुपये का भाव आ गया, और आ भी सकता है, नो बिग डील, आ गया ऐसा भाव। फिर अब एबॉट लेबोरेटरीज ने 500 रुपये पर शेयर के भाव से ओपन ऑफर दिया हुआ है, तो क्या कभी जिंदगी में कोई सन फार्मा का कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 500 रुपये पर शेयर पे बेचेगा क्या? राइट, मार्केट प्राइस इज 700, मार्केट प्राइस 700 भाई, मार्केट प्राइस 700 है, तो कोई क्यों बेचेगा 500 में? तो naturally, if Abbott Laboratories is serious about the offer, Abbott Laboratories will revise its price. एंड अगर एबॉट लेबोरेटरीज को अपना प्राइस रिवाइज करना पड़ गया, एंड एबॉट लेबोरेटरीज ने अगर 700 कर दिया, सपोज 700 तो मार्केट प्राइस आ गया, अगर एबॉट लेबोरेटरीज ने प्राइस को रिवाइज करके 800 कर दिया, तो एबॉट लेबोरेटरीज को 800 रुपये के हिसाब से भाव लाना पड़ेगा ना, 800 रुपये के हिसाब से पैसे लाने पड़ेंगे, राइट, है ना? So that is what this regulation 17 sub regulation 2 is about. So if the offer price has been revised, in that case, the money has to be brought in as per the revised price. Okay. तो escrow account की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो रिवाइज प्राइस के हिसाब से की जाएगी, और जो रिवाइज प्राइस के हिसाब से अमाउंट लाना पड़ेगा वो कब लाना पड़ेगा? प्राइस रिवाइज करने के पहले। ओके ओके, सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो प्राइस है वो टेंडरिंग पीरियड खुलने के 3 days प्रायर तक रिवाइज हो सकता है। दैट इज व्हाट द लिमिट इज। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 2। वेरी क्विक रिकैप, अगर कंपनी, अगर कोई एक्वायरर है वो ओपन ऑफर दे चुका है, ओपन ऑफर देने के बाद अगर उसने प्राइस रिवाइज किया तो प्राइस रिविजन हुई है, अगर रिविजन अपवर्ड ही होती है, डाउनवर्ड रिविजन होती ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, अपवर्ड रिविजन ही होता है। तो अगर प्राइस रिवाइज हो रहा है, अपवर्ड रिवाइज हो रहा है, तो ऐसे केस में एक्वायरर को जो एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे वो रिवाइज प्राइस के हिसाब से डालने पड़ेंगे। कब डालने पड़ेंगे? वो रिवाइज करते हैं उसके पहले। ओके, दैट्स अबाउट रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 2। इट्स अ वेरी इजी प्रोविजन दो। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 3। अब रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 3 भी बहुत इजी प्रोविजन है, सिर्फ थोड़ा फोकस करो, अंडरस्टैंड कर लो। यार अगर मैं एक्वायरर हूं तो मुझे एस्क्रो अकाउंट में क्या लाना पड़ेगा? या तो मैं कैश लेके आऊं, या तो मैं किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करके बैंक गारंटी फर्निश करवाऊं उतने अमाउंट की जितने का मुझे एस्क्रो में कैश लाना है। तो एज एन एक्वायरर या तो मैं कैश लेके आ जाऊं, या तो मैं मेरी किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करूं और किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करवा के मैं एक बैंक गारंटी फर्निश करूं। किसके फेवर में? मैनेजर टू द ऑफर। जो मर्चेंट बैंकर को मैंने इस पर्टिकुलर ओपन ऑफर के लिए मैनेजर टू द ऑफर अपॉइंट किया हुआ है, उस मैनेजर टू द ऑफर के फेवर में मुझे ये गारंटी फर्निश करनी पड़ेगी। यार अब एक और प्रोविजन है, एक्चुअली बताऊं, रेगुलेशन 17 से रेगुलेशन 3 का जो 4th क्लॉज है उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ बैंक गारंटी फर्निश कर रहे हो तो आपको उस बैंक गारंटी के साथ 1% तो कैश लाना ही पड़ेगा। सो अगर आप बैंक गारंटी फर्निश कर रहे हो, ठीक है, जो भी एस्क्रो अकाउंट में पैसा लाना है उसका 1% तो कैश में लाना पड़ेगा आपको, वो तो ज़रूरी है, कम से कम 1% तो आपको कैश लानी पड़ेगी। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? 1, कैश लेके आओ। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? आप बैंक गारंटी फर्निश करवा लो। अगर आप बैंक गारंटी फर्निश करते हो तो ऐसे केस में आपको 1% कैश भी लाना पड़ेगा। बैंक गारंटी कौन फर्निश करेगा? एक्वायरर को किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही बैंक गारंटी फर्निश करेगी। और बैंक गारंटी किसके फेवर में एक्सटेंड करना पड़ेगा? किसके फेवर में आपको करना पड़ेगा बैंक गारंटी फर्निश? मैनेजर टू द ऑफर। और द थर्ड केस इज, आप अगर कैश भी नहीं ला रहे हो, अगर आप बैंक गारंटी भी फर्निश नहीं करवा रहे हो, तो थर्ड ऑप्शन इज आप कोई शेयर्स या ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज लेकर आ जाओ। कंडीशन शेयर्स या सिक्योरिटीज की सिर्फ यही है कि वो नंबर 1 वो ट्रांसफरेबल होने चाहिए, नंबर 2 वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होनी चाहिए। या तो सिक्योरिटी है तो भी चलेगा, शेयर है तो भी चलेगा, बस 2 चीज़ें हैं, ट्रांसफरेबल और फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए, ट्रांसफरेबल भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए। सेकेंड इज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए।
कोई इलिक्विड स्टॉक नहीं होना चाहिए, ब्लॉक स्टॉक नहीं होना चाहिए, फ्रीज स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो जिसकी वैसे तो ये डिफाइंड है कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड क्या होता है। तो मोटा मोटा जो मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि यार अगर टोटल किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो उसका एक परसेंटेज दिया है कि यार कम से कम 10%, 5% से ज़्यादा तो उसकी बाइंग सेलिंग हो रही होनी चाहिए। उसी को हम ट्रेडेबल, उसी को हम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड मानते हैं। इसको हम अलग से डेफिनेशन देखेंगे, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। एट दिस मोमेंट माई फोकस इज ऑन दिस। सो रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 3 में एस्क्रो अकाउंट में क्या लेके आऊँ, या तो मैं कैश लेके आ जाऊँ, या तो मैं बैंक गारंटी फिनिश करवा दूँ, या तो मैं फिर सिक्योरिटीज़ या शेयर्स आपके फेवर में इस एस्क्रो अकाउंट में एज अ डिपॉजिट करवा दो। Okay, so that is what regulation 17 is about. Now what we'll do is, though we have already seen regulation 13, no, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, I'll again just show you the entire process शुरू से लेके। इसके पहले जो हमने एक डायग्राम बनाया था प्रोसेस का, उसमें हमने सिर्फ एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजन निकाले थे। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि एस्क्रो अकाउंट आने के बाद हम थोड़ी सी इसमें ऑल्ट्रेशंस करेंगे। So what we'll do is I'll just show you the entire process, okay? Just wait. So all right, let's just check out the process. Now, basically this is a snapshot, okay? I've already sent a detailed process video previously, और वो तो 20-22 मिनट का वीडियो ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है। तो post escrow account, I just thought let's just revise it for 5-7 minutes. So सबसे पहले तो ओपन ऑफर प्रोसेस में कैसे होगा काम, रेगुलेशन 12 से 18 में पूरा हम लोग जो पढ़े हैं वो हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सबसे पहले एक्वायरर जो रहेगा वो किसी मर्चेंट बैंकर को एज मैनेजर टू द ओपन ऑफर अपॉइंट करेगा, और ओनली टू द मर्चेंट बैंकर, ओनली टू द मैनेजर टू द ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी एक्विजिशन की, ओपन ऑफर की। जैसी पब्लिक अनाउंसमेंट होती है उसके विद इन 1 वर्किंग डे आपको सेबी को और टारगेट कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फर्दर, जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट हुई उसके विद इन 5 वर्किंग डेज आपको डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिश करनी पड़ेगी। कहाँ पे? न्यूज़पेपर में। कौन से? इंग्लिश डेली, हिंदी डेली, रीजनल डेली, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अब आप बोलोगे दो बार रीजनल डेली क्यों लिखा हुआ है? सेकेंड रीजनल डेली कौन सा होगा? टारगेट कंपनी का शेयर जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा वो स्टॉक एक्सचेंज वाली प्लेस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, अगर इन्फोसिस का रजिस्टर्ड ऑफिस भले बैंगलोर में है, लेकिन अगर उनका शेयर एनएससी बीएससी में लिस्टेड है, तो अब 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्फोसिस के शेयर्स की ज्यादा ट्रेडिंग होती है तो एनएससी मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो मराठी दिल्ली में भी देना पड़ेगा, ओके। नाउ द न्यूएंस व्हिच वी डिड नॉट डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो वाज एस्क्रो अकाउंट की क्या प्रोविजन है। तो जिस भी दिन हम लोग डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देंगे उसके 2 वर्किंग डेज प्रायर हम लोग को एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। So that is what we did not discuss in the previous video. तो जिस भी दिन हम लोग डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देने वाले होंगे उसके 2 वर्किंग डेज पहले हमको एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। Okay, let's just see the entire process. So once हमने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है, उसके विद इन 5 वर्किंग डेज हमको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर हम लोग सेबी के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे। इवेंचुअली सेबी को विद इन 15 वर्किंग डेज इस ड्राफ्ट लेटर ऑफर पे एक्शन लेना पड़ता है। Either they'll approve or they will absolutely deny, or they will they'll not give us a go ahead. लेकिन हाँ 15 वर्किंग डेज है उनके पास, वो 15 वर्किंग डेज में तो उनको अप्रूवल देनी होती है या फिर उस पर एक्शन लेना होता है, unless there is a modification or unless SEBI has asked for more information. तो नॉर्मल साइकिल में तो विद इन 15 वर्किंग डेज ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर अप्रूव हो जाता है। Eventually, once SEBI has given a go ahead, if SEBI has given the approval, within 7 working days of that approval, the acquirer will send the letter of offer to all the shareholders of the target company.
प्लस जिस भी दिन सेबी ने अप्रूवल दिया होगा उस दिन के विद इन 12 वर्किंग डेज टेंडरिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। टेंडरिंग पीरियड का मतलब वो समय जब टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स एक्वायरर को टेंडर कर पाएंगे। कम से कम कितने दिन के लिए टेंडरिंग पीरियड खोलना पड़ता है? 10 दिन के लिए। ओके, सो दैट्स ब्रीफली द प्रोसेस। अब बोल रहे हो कि सर यहाँ सेबी क्यों लिखा है और स्टॉक एक्सचेंज क्यों लिखा हुआ है? तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो न्यूज़पेपर के अलावा सेबी के पास भी, सेबी को भी इंफॉर्मेशन देनी होती है और स्टॉक एक्सचेंज को भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ओके, अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो ये भी पूछते हैं कि सर ठीक है, हमने एस्क्रो अकाउंट भी ओपन करवा दिया, हमने पूरा प्रोसेस भी फॉलो करवा दिया, हमने सब करवा दिया, अगर फिर भी टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स ने शेयर टेंडर नहीं किए तो क्या होगा? एक्वायरर क्या बोलेगा? एक्वायर तो ये बोलेगा यार कि ओपन ऑफर है इसलिए जाने दिया। अगर रिडक्शन होता, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता, तो उनका शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में होता। So thank you guys. Very soon I'll send you the next video also. So till then, just keep studying. Stay safe. Thank you. Bye. तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा।